सो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मध्य प्रदेश की नदियां भाग 1। इसमें हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन ये हम करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, हम उन सभी फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, सो काफी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि मध्य प्रदेश जो है नदियों का मायका इस नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में नदियों से संबंधित क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे निकल के आते हैं और काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो जिसमें मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आने हैं, उसमें नदियों से क्वेश्चन जरूर आता है। आपका एक आध क्वेश्चन तो आपका नदियों में से बनता ही है। तो काफी इम्पोर्टेंट है ये मध्य प्रदेश की नदियां। तो आप इसको देखते हैं, मैं आगे बढ़ाता हूं इसको। आप अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, अदरवाइज पे मैं आगे बढ़ाता हूं इसको नेक्स्ट स्लाइड की हो। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है तथा प्रायद्वीपीय पठार की कई भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और प्रायद्वीपीय पठार की कई प्रमुख नदियां इस क्षेत्र से निकलती हैं। तो अभी अपन को मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ते पढ़ते काफी लंबा समय हो चुका है और आपको जहां तक मुझे लगता है ये समझ में आने लग गया होगा कि प्रायद्वीपीय पठार कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, सो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले भी कई बार इसको बताया है। जैसे ये अगर अपन भारत का मैप मान लें तो ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा आपका प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इस पूरे हिस्से को प्रायद्वीपीय पठार का नाम दिया गया है। तो हमारा मध्य प्रदेश भी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी हिस्से में स्थित है। तो प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा होने के कारण इस पठार की जितनी भी नदियां हैं उनमें से जो कई मुख्य नदियां इस क्षेत्र से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मध्य प्रदेश में कई नदियों का उद्गम स्थल स्थित है। इस वजह से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। कई प्रमुख नदियां जो हैं मध्य प्रदेश से निकलती हैं और अलग अलग राज्यों में जाती हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। आप कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे नर्मदा नदी है, चंबल नदी है, ताप्ती नदी है, सोन नदी है, बेतवा नदी है, ये बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं भारत के अंदर और ये नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और मध्य प्रदेश से निकल करके फिर अलग अलग राज्यों में जाती हैं। अगर अपन नर्मदा नदी की बात करें तो वो राजस्थान आपका जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में जाती है। अगर अपन सोन नदी की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार में जाती है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग दिशाओं में नदियां जाती हैं। तो मध्य प्रदेश से ही ये नदियां निकलती हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाली लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां हैं। यानी कि अगर अपन टोटल नदियों की बात करें, मुख्य मुख्य नदियों की नहीं, सभी कुल नदियों की बात करें तो मध्य प्रदेश से कुल छोटी बड़ी 207 नदियां निकलती हैं। ये हमें पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, कुल 207 नदियां जो हैं छोटी बड़ी नदियां मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से निकलती हैं। मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी नर्मदा नदी है जो कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यानी कि मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी नदी है ही है नर्मदा नदी। यदि आपको क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। लंबाई के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है और इसी आधार पर भारत में ये 5वां स्थान रखती है। यानी नर्मदा नदी पूरे भारतवर्ष में 5वीं सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश के अंदर इसका पहला स्थान है लंबाई के आधार पर। ठीक है, सो ये मैंने कुछ फैक्ट बताए हैं मध्य प्रदेश में नदियों से संबंधित। यदि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है,
अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें अगली स्लाइड को देखते हैं। सर पहले की स्लाइड और भी है क्या इससे पहले नहीं, की? यही पहली स्लाइड है। ओके सर। है ना, यही पहली स्लाइड है। तो आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। है ना, तो मुझे लगता है आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। ये एक मैप है जिसमें मध्य प्रदेश में नदियों को दर्शाया गया है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्रों से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। आपको मैप समझ में नहीं आया होगा क्योंकि काफी सारी लाइनें हैं। एक्चुअल में ये जो लाइनें हैं, ब्लू कलर की लाइन्स हैं, ये लाइन सारी नदियों को दर्शा रही हैं। ठीक है, और ये अलग अलग जो कलर हैं ये नदियों के क्षेत्र को दर्शाया है या उसके अपवाह तंत्र को दर्शाया है। ठीक है, तो ये आप इसको समझें। ये लाइनें नदियों को दर्शा रही हैं और ये जो अलग अलग कलर है, जैसे येलो कलर है, ग्रीन कलर है, पर्पल कलर है, तो ये सब नदियों के अपवाह तंत्र को दर्शाया है। तो ये आपको समझना है। अब इसमें हम समझते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा जो क्षेत्र है आपका येलो कलर का क्षेत्र है ये पूरा। ठीक है, ये येलो कलर का ये जो पूरा क्षेत्र है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी यानी नर्मदा नदी के लिए यूज किया गया है इस कलर को। ये नर्मदा नदी को दर्शाया है। ये इसका अपवाह तंत्र है, इतना बड़ा अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर का अपवाह तंत्र है सबसे बड़ा। ठीक है, इसके बाद में इसके सेकंड नंबर पे आता है आपका ये चंबल नदी का है पूरा आपका। ठीक है, ये चंबल नदी है, आपको चंबल नदी बताई गई है, इंदौर के महू से निकल रही है और ये जा रही है आपकी, ये चंबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चंबल नदी है। इसी तरीके से ये जो है आपका बेतवा नदी है। ठीक है, ये बेतवा नदी को दर्शाया गया है इसमें। ठीक है, ये सिंध नदी है पूरा आपका, ये सिंध नदी का क्षेत्र है। तो ऐसे ये इस मैप में सारी नदियों को दर्शाया गया है। अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो ये मैप, लेकिन जैसे जैसे हम इनको पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ये आपको समझ में आता चला जाएगा एक एक करके। तो अभी आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है आपको नर्मदा नदी पर, क्योंकि हम उसी को पढ़ने वाले हैं अगले नेक्स्ट इसमें। सो नर्मदा नदी को आप देखो ये कहाँ से चालू हो रही है आपकी। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक, ये शहडोल जिला है और शहडोल जिला के पास में अमरकंटक है। यहाँ से ये नदी चालू है और ये नदी आपकी चली जा रही है नर्मदा नदी। ठीक है, डिंडोरी में आ गई आपकी, डिंडोरी से फिर ये आपका थोड़ा सा मंडला में आई, फिर जबलपुर में आई। ठीक है, और फिर ये नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर के बाद में फिर ये जा रही है आपकी होशंगाबाद में आ गई। ठीक है, होशंगाबाद से फिर ये आपका ऐसी चली जा रही है नदी ये। ठीक है, ये आपका ये खरगोन वगैरह में होते हुए और ये फिर जो है आपका गुजरात में प्रवेश कर गई है। इस तरीके से ये पूरा आपका मैप है नर्मदा नदी का, जो कि नर्मदा नदी पूरे मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यानी उल्टी दिशा में बहती है, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। अब ये क्या है, इसकी और भी लाइनें आप देख रहे होंगे, जैसे एक लाइन ये है आपकी, ये लाइनें ये सब इसकी सहायक नदियों को दर्शा रही है आपकी। ये लाइन जो है आपकी सहायक नदियां बता रही है जो नर्मदा में आके अलग अलग जगह से मिल रही हैं। तो अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी को और फिर इसके फैक्ट आपको क्लियर होंगे। ठीक है, नर्मदा नदी के। तो आप इस मैप का एक स्क्रीनशॉट लें। अपवाह तंत्र से तात्पर्य ये है कि कोई नदी कितने क्षेत्र में बह रही है, यानी कि उसमें अपवाह तंत्र में मुख्य नदी आ जाती है और उसकी सहायक नदियां, वो सब मिलाकर के अपवाह तंत्र बनता है। आई बात समझ में? जैसे अगर अपन माने कि चंबल नदी है तो चंबल नदी तो मुख्य नदी हो गई, अब उसमें छिपरा भी मिल रही है आकर के, काली सिंध मिल रही है, सिंध मिल रही है। तो इन सब नदियां ये कहाँ कहाँ से बह करके आ रही हैं, वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, चंबल नदी का अपवाह तंत्र कहलाएगा। ठीक है, अपवाह तंत्र समझ में आया आपको क्या होता है? अपवाह तंत्र से मतलब क्या होता है आपका, वह क्षेत्र जिसमें मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं, क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है आपका। यानी कि उस नदी के जल का प्रवाह किस किस क्षेत्र में हो रहा है, कितने क्षेत्र में हो रहा है, वो पूरा एरिया जो है अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन समझ में आया, पॉइंट समझ में आया जो मैं बताया हूँ अपवाह तंत्र क्या होता है? ठीक है। सो अभी अपन जो है इसमें आगे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं इसमें हम। तो ये मैप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियों को समझने के लिए आपको बहुत मदद करेगा ये जो मैंने मैप बताया है। ठीक है, अगली स्लाइड में बताता हूं, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप जो है इसको देख लेना, और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो इससे संबंधित तो आप मेरे से जरूर पूछ लेना, है ना। तो ये नदी है आपका, नदी का पूरा किस प्रकार से नदी का पूरा क्षेत्र है अलग अलग, वो अपन इसको देख रहे हैं, है ना। तो अभी तो अपन पढ़ना चालू करेंगे, अभी तो ये मैंने आपको मैप से थोड़ा थोड़ा बताया है, अब अपन पढ़ेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है? चलो मैं इसको स्क्रीन को ऑफ करके दोबारा से चालू करता हूँ, फिर होने लग जाएगी, हो सकता है ना। नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो सकती है, अब मैं करके फिर दोबारा कर, अब होने लग जाएगी आपको। ठीक है, सो ये जो है आपका मध्य प्रदेश की नदियां का मैप है। अब अपन चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको नदी पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश के अंदर, वो नर्मदा नदी है आपका, मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है और काफी इम्पोर्टेंट है, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं नर्मदा नदी से संबंधित। फिर वो अलग अलग क्षेत्रों से बनते हैं, नर्मदा नदी से सीधा क्वेश्चन बन जाता है, या नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात से बन जाता है, या नर्मदा नदी के किनारे जो नगर बसे हुए हैं उनमें से क्वेश्चन बन जाता है, या फिर नर्मदा नदी पर जो जल परियोजनाएं चल रही हैं उनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो नर्मदा नदी काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको समझना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश में लगभग 15 जिलों में नर्मदा नदी का जल प्रवाहित होता है, तो काफी बड़े क्षेत्र में नर्मदा नदी बहती है। मध्य प्रदेश के लिहाज से ही नहीं, ये वैसे भी आपका भारत के अगर दृष्टिकोण से देखें तब भी ये काफी महत्वपूर्ण नदी है। भारत में 5वीं सबसे बड़ी नदी है लंबाई के हिसाब से। भारत में केवल 3 नदियां ऐसी हैं जो आपका पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, और उनमें से नर्मदा नदी एक नदी है। आप ये मान के चलें कि भारत में 3 नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो उनमें से 2 नदी आपकी केवल मध्य प्रदेश में ही है, एक नर्मदा और एक ताप्ती। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं आपकी। इसी प्रकार से भारत में केवल 3 नदियां ऐसी हैं जो अपनी खुद की भैंस घाटी में बहती हैं, और उनमें से नर्मदा नदी एक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट नदी है दोनों ही दृष्टिकोण से, चाहे वो हम मध्य प्रदेश का भूगोल हो या फिर आपका भारत का भूगोल हो, दोनों ही दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी। तो हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन हो स्लाइड के लास्ट में आप मेरे से जरूर पूछ लेना। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूं इसको। सो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर पर बहती है, ये मैंने अभी आपको बताया। अभी हम मैप जो देख रहे थे नर्मदा नदी का, उसमें आपने देखा होगा कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक। अमरकंटक यानी कि शहडोल जिले के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। अमरकंटक बिल्कुल मध्य प्रदेश का पूर्वी छोर है। ठीक है, और यहां से ये नदी बहते 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 कहाँ जाती है? आपकी झाबुआ। झाबुआ क्या है? आपका मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी छोर है। तो एक तो ये उल्टी बह रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। साधारणतः जितनी भी नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, यानी प्रायद्वीपीय पठार की केवल 2 नदी ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सब कहां से कहां बहती हैं? आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर। उन सभी नदियों का प्रवाह इस तरह का है, पश्चिम से पूर्व की ओर। चाहे हम गोदावरी नदी की बात करें, चाहे हम कावेरी नदी की बात करें, जो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं वो सभी नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये 2 नदी केवल कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदी। ये 2 नदी ऐसी हैं जिनका प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी उल्टा है आपका। ठीक है, एक तो ये है आपका। दूसरा और भी कई सारे इसके फैक्ट हैं, तो काफी इंपोर्टेंट नदी, हम एक एक करके इसको समझते आएंगे, आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो नर्मदा नदी भारत की सबसे, मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है और लंबी नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ये भी ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन इसका भी बन चुका है।
नर्मदा नदी भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये पहले आप इतना ध्यानपूर्वक पढ़ें कि जो नदी मैंने आपको बताई कि ये 3 राज्यों में बह रही है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से फिर गुजरात में, गुजरात से फिर महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र से फिर गुजरात में चली जाती है आपकी। और इस तरीके से ये पूरी जो है आपकी अपने प्रभाव में 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे ज्यादा कहाँ प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ प्रवाहित होती है? तो महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब एक और ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसका 89.9% जो भाग है वो कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी नर्मदा नदी का लगभग 90% भाग जो है कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में है। और बाकी जो 10% बच गया है वो आपका गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर के बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं आपको। इसमें नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना, यहाँ पे भारत की बात नहीं की गई है, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की बात की गई है, यानी प्रायद्वीपीय पठार की बात की गई है। अभी मैंने आपको मैप बना करके बताया था कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। ये आपको ध्यान में रखना है। और वैसे अगर अपन देखें तो सबसे लंबी नदी तो कौन सी? हमारी गंगा नदी है, जो कि हिमालय से आती है, लेकिन वो प्रायद्वीपीय भारत की नहीं है, उत्तर भारत की है वो आपकी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका, इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, यानी तीनों राज्यों में मिला करके। और इसमें से 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यानी 1312 किलोमीटर में से 1077 किलोमीटर की लंबाई इसकी केवल मध्य प्रदेश में है। सो ये पॉइंट मैंने आपको नर्मदा नदी के संबंध में बहुत इंपोर्टेंट बताया है। अभी तक मैंने 4 पॉइंट बताए हैं और चारों में से क्वेश्चन बन चुके हैं आपके अलग अलग पेपरों में। चारों पॉइंटों में से क्वेश्चन आपको आए हैं, तो इसलिए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार की अन्य नदियों के विपरीत सदावाहिनी नदी है। ठीक है, ये भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, सदावाहिनी नदी है, क्योंकि इस नदी की मिट्टी रेह मिट्टी होती है। ठीक है, सो ये नर्मदा नदी कैसी नदी है? आपकी सदावाहिनी नदी है। एक्चुअल में प्रायद्वीपीय पठार में केवल 2 नदियां ऐसी आती हैं जो सदावाहिनी है। एक कावेरी नदी है आपकी और एक नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी भी सदावाहिनी नदी है और कावेरी नदी भी सदावाहिनी नदी है। बट चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है जो आपकी सदावाहिनी नदी है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आती है आपकी। ठीक है, सो ये मैंने आपको यहाँ पर 5 पॉइंट बताए हैं। यदि इन 5 पॉइंट में से कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अपना माइक चालू करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट ले फिर अपन आगे बढ़े। हाँ बोलिए। हाँ, बोलिए। प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी और कावेरी भी नदी भी बड़ी हो सकती है ना? मतलब हो सकती है नहीं, होती है ना, गोदावरी या कावेरी भी बड़ी है, लेकिन सबसे लंबी नदी ये है ना, लंबाई के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो सबसे लंबी नदी ये है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की। हालांकि वो नदियां भी काफी बड़ी है, गोदावरी नदी भी बहुत बड़ी है, कावेरी नदी भी बहुत बड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत में ये 3 ही तो नदियां हैं जो बहुत लंबाई में बहुत ज्यादा है। अगर तीनों ऑप्शन में आ गए तो क्या हो? जो तीनों अगर ऑप्शन में आ गए प्रायद्वीपीय भारत की तीनों नदियों का, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। तो अपन को इसको सही मानना है ना? और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? ये सदावाहिनी का पॉइंट समझ में आ गया आपको? सदावाहिनी का क्या है आपका? क्यों सदावाहिनी का मतलब समझ में आ गया है आपका? सदा बहने वाली, कभी सूखती नहीं है ये नदी, है ना? ये नदी जो है आपकी कभी सूखती नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल बरसात में बहे। आपका
पूरे मौसम में बहती है। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये रेह मिट्टी कौन सी होती है? हाँ, रेह मिट्टी कौन सी होती है ये भी मैं बता देता हूँ। एक मिनट, आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये जो पॉइंट है ना आपका, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र कह देना आप, है ना। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि गोदावरी की लंबाई 1465 है, वो इससे ज्यादा लंबी है। प्रायद्वीपीय भारत के मैं अगर सर गोदावरी आएगी फिर तो हाँ, आंसर गोदावरी को लगाना गोदावरी है आएगा ना। आपका, क्योंकि गोदावरी की लंबाई 1465 है हाँ ना। सर। तो नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है, ये कर लेना आप, है ना। इसमें उत्तरी क्षेत्र आ जाएगा, यानी प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश, है ना। प्रायद्वीपीय हाँ भारत सर। के उत्तरी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जबकि गोदावरी जो महाराष्ट्र में बहती है उसकी लंबाई आपकी 1465 है, वो इससे ज्यादा है। ठीक है, और कोई, हाँ आप रेह मिट्टी पूछ रहे थे। रेह मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो कि पानी को सूखती नहीं है, यानी पानी नहीं सूखता, सूखती नहीं है वो मिट्टी। ठीक है, इस वजह से इस मिट्टी में जो है आपका पानी नहीं सूखता है। पानी ना सूखने की वजह से ये सदाबहार नदी है, यानी हमेशा इसके अंदर सर। पानी बना रहता है। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। आवाज तो सही है। अब पंखा वंखा तो नहीं चल रहा तुम्हारे वहां पे, पंखा या कूलर? सो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा इसका। फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर हो गया। ये आपका नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और वैसे अगर अपन देखें लंबाई में, तो प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र में आपका गोदावरी नदी सबसे लंबी है, क्योंकि उसकी लंबाई 1465 है। कावेरी की लंबाई 805 किलोमीटर की है। ठीक है, और इसकी नर्मदा की 1312 किलोमीटर की है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आती है नर्मदा नदी लंबाई के मामले में प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। इसमें कुछ और पॉइंट है। नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो कि 85,930 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी नर्मदा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो आपका सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। किसका? मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो कि 85,930 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो पहले नंबर पे किसका आता है आपका? पहले नंबर का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो वो गंगा अपवाह तंत्र है। गंगा का अपवाह तंत्र पहले नंबर पे आता है, जो कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का। अब आप कहोगे कि गंगा नदी तो मध्य प्रदेश में आती ही नहीं है, तो उसका अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में कैसे आ गया? गंगा नदी अब मध्य प्रदेश में नहीं आती है, लेकिन गंगा नदी में मिलती है यमुना नदी, है ना। इलाहाबाद में जाकर के यमुना नदी मिल जाती है, किसमें? गंगा नदी में, जो कि आपका ऊपर से आ रही है। और इस गंगा नदी में, यमुना नदी में मिलती है आपकी चंबल नदी, बेतवा नदी, ठीक है, और भी कई नदियां जो है जाकर के मिलती हैं, किसमें? यमुना नदी में। तो इस तरीके से ये सब नदियां पानी ले जाकर के कहाँ ले जाती हैं? फाइनली आपकी गंगा में ले जाती हैं। तो इसीलिए गंगा का अपवाह तंत्र में मध्य प्रदेश का स्थान भी आता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? गंगा का है। और दूसरे नंबर पे किसका है आपका? तो नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? अगर किसी को स्क्रीन ना दिखाई दे रही हो तो मुझे बता देना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के करीब 15 जिलों में प्रवाहित होती है। इसका संपूर्ण अपवाह तंत्र वृक्षनुमा आकृति का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र किस आकृति का है? तो वृक्षनुमा आकृति। वृक्षनुमा आकृति का मतलब एक पेड़ की जैसी आकृति है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ की दोनों तरफ शाखाएं निकली होती हैं, इसी तरीके से नर्मदा नदी के दोनों तरफ नदियां आकर के मिलती हैं। तो इसकी आकृति कैसी है? वृक्षनुमा आकृति है।
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका है आपका कि नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र किस आकृति का है, तो वृक्षनुमा आकृति का है। ये पॉइंट आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें इंपोर्टेंट शहरों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। सो नर्मदा नदी के तट पर जो कुछ प्रमुख नगरों के नाम अगर अपन देखें तो अनूपपुर, शहडोल, मंडला, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलिराजपुर, दीज आर द सम डिस्ट्रिक्ट्स जो कि नर्मदा नदी के तट पर हैं, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो काफी प्रमुख नगर हैं जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण नगर हैं ये सारे आपके। इसी वजह से नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफलाइन या जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, हालांकि मैं बांध की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, बांध को अलग से लेक्चर बनाऊंगा। तो सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, महेश्वर, ओंकारेश्वर, बरघी बांध आदि बांध बने हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध के नाम बताए मैंने, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, बरघी बांध। हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे अपनी जो परियोजनाएं वाली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको इन सब बांध के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और सरदार सरोवर बांध के बारे में तो आप लोग लगातार सुनते ही रहते होंगे, न्यूज पे आता रहता है ना। गुजरात में जो है आपका एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बना हुआ है वहां पर, ठीक है। और वो पूरा बांध जो है आपका सरदार सरोवर बांध के नाम से है, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने पॉइंट बताए हैं आपको, नर्मदा नदी से संबंधित कुछ और पॉइंट बताए हैं महत्वपूर्ण। यदि इनमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो, आपको किसी तरह की कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें है किसी को कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? और यदि नहीं हो तो फिर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, तो फिर अपन आगे की तरफ देखते हैं। इसमें एक स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। हम इसमें अगली स्लाइड, नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी मैंने आपको बताई थी, एक ताप्ती नदी और एक नर्मदा नदी। बट इनमें लंबी नदी कौन सी है आपकी? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक क्षेत्र से है, ठीक है। अमरकंटक क्षेत्र से है। अमरकंटक के मैकाल पर्वत को नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यानी अमरकंटक में मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत को नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो तीन चीजें हैं। पहले अनूपपुर, जिला का नाम अनूपपुर है। अनूपपुर जिले में अमरकंटक नामक क्षेत्र है। अमरकंटक क्षेत्र में आपका क्या है? मैकाल पर्वत है। और मैकाल पर्वत को नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ठीक है। नर्मदा नदी सतपुड़ा एवं विंध्याचल के मध्य स्थित भैंस घाटी में बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और गुजरात में भरूच जिले के समीप कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी में विलय हो जाता है इसका, ठीक है। सो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। निकलती कहां से है? अमरकंटक के मैकाल पर्वत से, और वहां से निकलने के बाद ये खुद की घाटी में बहती है। एक तरफ आप कल्पना करें कि एक तरफ विंध्याचल के ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आपके नर्मदा नदी के दाईं तरफ, और नर्मदा नदी के बाईं तरफ सतपुड़ा के पर्वत है बड़े बड़े, ठीक है। तो बीच में क्या बन जाएगी? अपने आप एक घाटी बन जाएगी। यानी दोनों तरफ पर्वत होंगे तो बीच में क्या बन जाएगी? एक खाई बन जाएगी। और नर्मदा नदी उसी घाटी में प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी खुद की भैंस घाटी में बहती है, ठीक है। और कहाँ जाती है?
गुजरात में भरूच जिले के समीप खंबात की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। ये मैंने आपको बताया ये पॉइंट, ठीक है। नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी इसको भारत की हृदय रेखा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से इसमें पूछें, है ना। यदि आपको कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछें। सर आवाज ही नहीं आई, आपने ये पॉइंट पढ़ा दिया। और कौन सी वाली? ये नर्मदा को भारत कर दे। हाँ, नर्मदा को भारत का हृदय रेखा बोला जाता है। नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा बोला जाता है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ठीक है। पॉइंट को समझो आप। भारत की हृदय रेखा यानी कि आपका क्योंकि भारत के मध्य में स्थित है इसलिए हृदय रेखा बोला जाता है भारत की, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। अगर आपसे दोनों तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की हृदय रेखा कौन सी नदी बोली जाती है तो नर्मदा नदी बोली जाती है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी बोली जाती है तो नर्मदा नदी बोली जाती है। दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, यदि अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछो। यदि किसी को कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप पूछें इसमें, है ना। अदरवाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। चल नेक्स्ट स्लाइड को मैं बताता हूं, अगली स्लाइड इसमें, नेक्स्ट स्लाइड। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां, ठीक है। अभी अपन यहां पर सहायक नदियां पढ़ेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां मैं आपको बताने वाला हूं इसमें, ठीक है। इसमें मैं नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों को बताऊंगा। सो दो तरफ से नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। बाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदी कौन कौन सी हैं? बरनार नदी, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, देनवा और गंजाल। ये जो नदियां हैं ये बाईं ओर से आकर के मिलती हैं। और अगर अपन दाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियों की बात करें, ठीक है, सो राइट हैंड साइड से कौन सी नदियां मिलती हैं इसमें? रण, हथनी, तिंदोली, बरना, चंदकेशर, करनाल, मान, ऊटी। ये जो नदियां हैं आपकी, ये दाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियां हैं। यानी रण, हथनी, ऊटी, ये जितने भी आपके जानवरों के ज्यादातर नाम है वो दाईं ओर से हैं। और शक्कर, दूध, तवा, ये जो नाम है ये सब कहां से हैं? आपके बाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियां हैं। एक ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें लंबा सा, ये पूरा नर्मदा नदी का ही मैप है और नर्मदा नदी को इसमें बताया गया है, ठीक है। आप देखो इसमें ये शेर नदी है, दूधी नदी है, शक्कर नदी है, बाईं ओर से आके मिल रही है आपकी, तवा नदी है, ठीक है। और अगर अपन जो है कहाँ पे बात करें दाईं ओर से तो कौन सी है आपकी? बरनार नदी है। ये बरना लिखा है ना, ये आपका बरनार नदी है। कोलार कुछ दिख नहीं सर, दिख ही नहीं रहा। आप क्या पढ़ा रहे हो सर? नदियां वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा उसमें। दिखने स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? सर नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है आपको? मैं एक बार स्टॉप करके, शेयरिंग स्टॉप करके फिर से रिकनेक्ट करता हूँ, फिर दिखने लग जाएगा। हाँ सर। अब दिखने लग जाएगा, ठीक है। सो ये आपका बरना, कोलार, मान नदी, रण नदी, ये सब नदियां जो हैं आपकी नर्मदा नदी की दाईं ओर से मिलने वाली
नदियां हैं। ठीक है, सो इसमें आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आप एक इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लें, और यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन भी पूछें। ये पूरा जो प्रवाह हो रहा है आपका इसमें नदी का, इसी मैप से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा नर्मदा नदी के संबंध में। ठीक है, कि नर्मदा नदी किन किन क्षेत्रों में बह रही है और कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां किस ओर से आकर के उसमें मिल रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं, खास करके नर्मदा नदी में, कि दाईं ओर कौन सी नदी मिलती है और बाईं ओर कौन सी नदी मिलती है। तो जैसे मैंने बताया, दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पर कौन सी नदी मिलेगी आपकी, जो जानवरों के नाम है ज्यादातर, जैसे हिरण है, हथनी है, मान है, ऊंटी है, इस तरह की नदियां आपकी दाईं तरफ है। और बाईं तरफ बरनार, बंजर, से, शक्कर, दूधी, तवा, देनवा, गंजाल, ये नदियां जो हैं आपकी बाईं तरफ आकर के मिलती हैं नर्मदा नदी के। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें आपको, आप लोगों को यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को बताएं इसमें, और इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ठीक है, जिससे मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ इसमें बताऊंगा आपको, अगली स्लाइड बताऊं। नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं मैं आपको इसमें अगली। कुछ और पॉइंट है नर्मदा नदी से ही संबंधित, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उनको हम देखते हैं। नर्मदा नदी के अन्य नाम, यानी नर्मदा नदी के कुछ और भी नाम हैं, जैसे क्या नाम है इनका, मैकाल सुता, साखरी, सामो देवी, रेवा नदी, ये बहुत इंपोर्टेंट नाम है आपका। पुराणों में इसका नाम रेवा नदी के नाम से है। रेवा देवी, सोमप्रभा, शिवपुत्री, निबुद्धा, ये इसके प्रमुख नाम है नर्मदा नदी के। ठीक है, तो आप जो है इसको देखो, नामदासो, क्वारी, ये इस नर्मदा नदी के प्रमुख नाम है। मैकाल सुता, साखरी, सामो देवी, रेवा नदी, सोमप्रभा, शिवपुत्री, निबुद्धा, क्वारी, नामदासो। ठीक है, सो ये सारे इस नदी के प्रमुख नाम हैं। कुछ और पॉइंट हम देखते हैं। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी, ये खाड़ी लिखा है, खड़ी नहीं लिखा है, खंबात की खाड़ी में 27 किलोमीटर लंबी ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। जो नदियां होती हैं वो या तो डेल्टा का निर्माण करती हैं या फिर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है आपका। डेल्टा ऐसी नदियां निर्मित करती हैं जो कि अपने साथ अवसाद बहा करके लेकर के जाती हैं, यानी कि जिनमें बहुत सारा कचरा होता है वो अपने साथ बहा करके लेके जाती हैं, और मैदानी इलाकों से जब वो गुजरती हैं तो फिर उनका प्रभाव बहुत हल्का हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है, और फिर वो जो है उस अवसाद को आगे की तरफ नहीं ले जा पाती हैं, उसको वहीं छोड़ देती हैं, तो एक दीवार बन जाती है जिसको डेल्टा बोलते हैं, है ना। तो आप ध्यान में रखें कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो सब नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी हैं जैसे नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, सो डेल्टा आपको समझ में आया होगा। जैसे सर, हाँ बोलिए। एक बार डेल्टा दोबारा बता दो। डेल्टा में दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे गोदावरी नदी है आपकी, गोदावरी नदी क्या है कि बहुत ऊंचाई से बह करके आती है, ठीक है, और काफी तेज स्पीड से आती है। फिर जैसे ये मैदानी इलाकों में आती है तो इसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है गोदावरी नदी की। और गति धीमी होने की वजह से इस नदी में जो अवसाद होता है, अवसाद का मतलब आप उसको शुद्ध भाषा में बोल सकते हो कचरा होता है, वो कचरा क्या होता है इस नदी के मुहाने पर आके जम जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये मुहाने पे आके इसके अवसाद जम जाएगा। तो जब ये अवसाद इसके मुहाने पे जम जाता है तो ये नदियां कई धाराओं में प्रवाहित होने लगती है, यानी कि इसका एक तो प्रवाह हल्का हो जाता है और कई धाराओं में प्रवाहित होने लगती है, तो इसको बोला जाता है डेल्टा। क्या बोला जाता है इसको? डेल्टा। ये आप अपना माइक ऑफ कर लें। किसका माइक चालू है? माइक आप ऑफ कर लें अपना। तो ये कहलाता है आपका डेल्टा।
यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो कि पहाड़ से उतर के मैदानी इलाकों में बहती हैं, वो नदियां आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं अपने मुहाने पर, यानी कि जहां पर वो विलय होती हैं वहां पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, डेल्टा का निर्माण, क्योंकि उनके अंदर इतना प्रभाव बचता नहीं है, इतनी गति नहीं बचती है कि वो अपने कचरे को अपने साथ लेकर के सागर में जाके मिला दें। तो ये क्या है, बहुत धीमे धीमे इनकी गति हो जाती है अंत तक जाते जाते, और ये सारा कचरा मैदानी इलाकों में छोड़ देती हैं और आगे की तरफ कई धाराओं में बहने लग जाती हैं। इसको डेल्टा बोला जाता है। जबकि एस्चुरी क्या होता है आपका, एस्चुरी का मतलब होता है कि बहुत तेज गति से ये सागर में जाके मिलती हैं। ठीक है, इनका प्रवाह इतना तेज होता है कि इनके साथ जो कुछ भी अवसाद होता है वो सारा का सारा बड़ी तेजाई के साथ में सागर में जाकर के मिल जाता है, और इनकी गति इतनी तेज होती है कि ये सागर के पानी को भी काफी दूर तक धकेल देती हैं। ठीक है, तो यानी जब ये नदियां मुहाने पर जाती हैं तो इनकी गति तेज हो जाती है, और जबकि डेल्टा बनाने वाली नदियों की गति क्या हो जाती है, मुहाने तक पहुंचते पहुंचते धीमी हो जाती है। तो दोनों में पर्याप्त अंतर है। जो नदियां डेल्टा बनाती हैं उनकी गति मुहाने तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, जबकि जो एस्चुरी बनाने वाली नदी है उनकी गति मुहाने तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, काफी तेज हो जाती है, जिस वजह से ये बहुत तेज गति के साथ में बहुत बड़ी आवाज के साथ में सागर में मिलती हैं, जिसको बोला जाता है ज्वार नद मुख। क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है ज्वार नद मुख, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको एस्चुरी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एस्चुरी के नाम से बोला जाता है। तो दो नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। दोनों ही नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और दोनों ही नदियां मध्य प्रदेश से बहती हैं, मध्य प्रदेश से निकलती हैं और गुजरात में जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आए, आपको जो मैंने आपको बताया, खंबात की खाड़ी में 27 किलोमीटर लंबी ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसमें यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो पूछ लेना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण हेतु 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से नमामि देव नर्मदे नामक यात्रा का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था आपका, 11 दिसंबर 2016 को नमामि देव नर्मदे नाम से एक यात्रा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इस यात्रा में 16 जिलों में 3350 किलोमीटर की दूरी तय की थी इस यात्रा ने जो है, और 148 दिन में ये पूरी यात्रा कंप्लीट हुई थी। नमामि देव नर्मदे नाम से जो यात्रा है, और इस यात्रा का समापन 15 मई 2017 को हुआ था। यानी कि 11 दिसंबर 2016 से चालू हुई और 15 मई 2017 में खत्म हुई। 148 दिन की ये यात्रा थी, जिसका उद्देश्य नर्मदा नदी का संरक्षण और शुद्धिकरण था। आप लोगों ने उस टाइम की, अगर आपको न्यूज ध्यान हो तो काफी न्यूज पे आता रहता था इसके संबंध में। ठीक है, नमामि देव नर्मदे के संबंध में ये एक यात्रा थी आपकी, जो कि 148 दिन की यात्रा थी, और इसमें जो है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर ये यात्रा चली थी। मध्य प्रदेश की 16 जिलों में ये यात्रा गई थी। सो ये पॉइंट आपको समझ में आए। यदि इनमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप पूछे मेरे से, और ये ध्यान में रखें, नर्मदा नदी आपका एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आपको बन चुके हैं। दोनों में मैंने अंतर आपको बता दिए, डेल्टा क्या है और एस्चुरी क्या है, ये दोनों ही पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से इसमें पूछ सकते हैं, है ना। सर एस्चुरी एक बार और बता दो। एस्चुरी एक बार और बता दूं, अच्छा ठीक है। आप एक ऐसी कल्पना करें कि नदी जो है पर्वत से नीचे गिर रही है और जो है वो सागर में मिल रही है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो नदी बहुत तेजाई से सागर में मिलती है, तो सागर का जो जल है वो पीछे की तरफ धक्का खाता है और नदी का जल उसे बड़ी तेजाई से आकर के टकराता है। इस घटना को बोलते हैं एस्चुरी, या इस स्थान को बोलते हैं ज्वार नदमुख, या इंग्लिश में बोला जाता है इसको एस्चुरी। ठीक है, आया समझ में।
यानी एस्चुरी वो नदियां बनाती हैं जो अपने मुहाने पर बहुत तेज गति से मिलती हैं, और डेल्टा वो नदियां बनाती हैं जो मुहाने पर आते आते बिल्कुल धीमी हो जाती हैं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं बचती है कि वो तेजाई से सागर में मिले। तो वो क्या होता है, उनका फिर जल है वो कई दिशाओं में भटकने लग जाता है। आप वैसे भी अगर पानी को फैलाओगे, तो अगर आप प्लेन फर्श पे पानी को फैलाओगे तो कुछ टाइम के बाद में वो जल जो है एक सीध में नहीं फैलेगा, फिर कई उसकी धाराएं बन जाती हैं, ठीक है। जबकि अगर आप ढलान पे फैलाओगे पानी को तो बड़ी तेजाई से वो पानी फैल के एक ही दिशा में आपका बहता हुआ जाएगा और नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जो ढलान पे जा रहा है वो क्या है, आपका एस्चुरी है, और जो समतल भूमि पे बह रही है वो नदी क्या बना रही है, आपकी डेल्टा बना रही है, ठीक है। समझ में आया? इसमें कोई अंतर, कोई कंफ्यूजन है क्या दोनों में? नहीं है, ठीक है। तो ये जो नर्मदा नदी है वो खुद की घाटी में बह रही है। अब घाटी क्या होती है, निचली होती है, यानी ढलान होती है उसकी। उस घाटी की जो ढलान है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो क्योंकि उसकी घाटी की ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर है, इस वजह से ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन इसमें? नहीं है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। मुझे लगता है ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, एस्चुरी और डेल्टा क्या होते हैं, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें नर्मदा नदी से संबंधित कुछ पुस्तकों के नाम हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और उनको आप नोट कर लेना या फिर लास्ट में एक स्क्रीनशॉट ले लेना। काफी इंपोर्टेंट नाम है ये सभी। जैसे सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये पुस्तक है आपकी। सौंदर्य की नदी नर्मदा किसने लिखी है? अमृतलाल बेगड़ ने, ठीक है। अमृतस्य नर्मदा, ये भी अमृतलाल बेगड़ ने ही लिखी है। तीये तीये नर्मदा, ये भी अमृतलाल बेगड़ ने लिखी है। नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ये भी अमृतलाल बेगड़ ने ही लिखी है। नर्मदा समग्र, ये पुस्तक अनिल माधव दवे ने लिखी है। नर्मदा समग्र अनिल माधव दवे, ठीक है, इन्होंने लिखी है ये पुस्तक। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, ये पुस्तक पंकज श्रीवास्तव ने लिखी है। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, ये पुस्तक पंकज श्रीवास्तव ने लिखी है। अथ नदी कथा, ये श्री हरि कृष्ण देवसाये ने लिखी है। अथ नदी कथा हरि कृष्ण देवसाये। द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय, अमृतलाल बेगड़, इन्होंने ये लिखी है द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय। अमृतलाल बेगड़ की काफी किताबें हो गई, 1 2 3 4 5 किताबें हो गई नर्मदा के ऊपर। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, हो सकता है पानी बरसने लग गया इस वजह से नहीं आ रही हो, है ना। चलो 2-3 पॉइंट आए फिर वैसे मैं बंद कर रहा हूं, है ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। नर्मदा परिक्रमा, ये पुस्तक आपको पंडित राम प्रसाद पाठक ने लिखी है। नर्मदा परिक्रमा, पंडित राम प्रसाद। सर कुछ दिख नहीं रहा, स्क्रीन से लेंगे। स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा मुझे, मैं कहाँ से स्क्रीनशॉट लूं? चला, आपको मैं एक काम करूंगा, इसकी वीडियो भेज दूंगा, आप परेशान ना हो। जो आज की जो क्लास है इसकी मैं पूरी वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, तो उसमें आप देख लेना, तो वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, है ना। कल मैं आपको इसकी वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब आगे कुछ नदी और है, वो पुस्तकें और हैं। जैसे नर्मदा नदी की धारा से, ये श्री शिव कुमार तिवारी और गोविंद प्रसाद मिश्र ने लिखी है। संस्कृति स्तोत्रस्विनी, ये डॉक्टर अयोध्या प्रसाद ने लिखी है। और पानी उतर गया, AK तिवारी। क्या हुआ, दिखाई नहीं दे आप लोगों को?
ये स्क्रीन नहीं चली गई है सर। हाँ, स्क्रीन चली गई, वो मैंने अभी डिस्कनेक्ट किया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे मैं इसको बंद कर दूं, और माइक ऑफ कर लें आप अपने, जिससे आवाज ना आए, है ना। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये नर्मदा नदी से संबंधित पुस्तकें हैं, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और माइक ऑफ कर लें। अभिषेक अपना माइक ऑफ कर लें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हो गया। ये नर्मदा नदी पर एक लिखी, मिनट। हाँ जी, एक मिनट। हाँ बिल्कुल। ये नर्मदा नदी पर लिखी गई पुस्तकें हैं जो कि नर्मदा नदी के बारे में बताती हैं, ठीक है। लगभग 12 किताबें हैं, लगभग 12 किताबों के नाम लिखे हैं यहाँ पर, जो कि नर्मदा नदी से संबंधित जानकारी देती हैं, ठीक है। अब हो गया होगा आपका। अब मैं इसको बंद करता हूं। तो ये आज अपन ने जो है नर्मदा नदी के संबंध में पढ़ा है। मैंने आज आपको नर्मदा नदी के संबंध में पढ़ाया है। आज की क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस है, आज जिसको भी नहीं दिखा होगा वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं आपको इसकी वीडियो कल सेंड कर दूंगा, ठीक है। कल मैं आपको जो है इसकी एक वीडियो, हाँ जी, कल मैं आपकी इसकी वीडियो सेंड कर दूंगा और आप इसको देख लेना। एक बार वीडियो में भी देख लोगे तो आपको जो भी क्वेश्चन कंफ्यूजन होंगे वो भी दूर हो जाएंगे आपको, है ना, ठीक है। तो फिर आज की क्लास ऑफ करते हैं, बाकी कल अपन क्लास लेंगे, है ना। तब मैं आगे की नदियों के संबंध में बताऊंगा। आज मैंने काफी इम्पोर्टेंट नदी को कंप्लीट किया है। जिन्होंने आज क्लास नहीं ली है वो काफी घाटे में रहेंगे।